प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत में मौर्य वंश के प्रमुख विषय मौर्य प्रशासन पर अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जिस मौर्य वंश की स्थापना की थी, धनानंद का अंत करके इसने भारत में यूनानियों के प्रभाव को समाप्त करके जिस मौर्य वंश को स्थापित किया, आने वाले समय में उसके उत्तराधिकारियों बिंदुसार, अशोक और अन्य ने इसे लंबे समय तक स्थायित्व प्रदान किया। आज हम इसी मौर्य वंश के प्रशासन की चर्चा करेंगे कि किस तरह से मौर्य शासकों ने भारत में अपना प्रशासन स्थापित किया। भारत में मौर्य वंश पहला राजवंश था जिसने संपूर्ण भारत को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित किया, भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। और यही कारण है कि आने वाले समय में लगभग 2000 वर्ष पश्चात भी अंग्रेजों ने भी उसी प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया जो किसी समय प्राचीन भारत में मौर्य शासकों ने स्थापित की थी। इस मौर्य प्रशासन की क्या विशेषता थी, क्या क्या इसमें चरण थे, क्या क्या अन्य विशेषताएं थी, इन सभी की आज हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि इस मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से मिलती है। जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया कि कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। कौटिल्य, जिसे इतिहास में चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इसने अर्थशास्त्र की रचना की और राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और इस अर्थशास्त्र के माध्यम से हमें मौर्य प्रशासन की भी जानकारी मिलती है। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो यूनानी राजदूत आया था मेगास्थनीज, इसने इंडिका की रचना की और इस इंडिका से भी हमें मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह हम देखें बौद्ध साहित्यिक ग्रंथों और जैन ग्रंथों से भी हमें मौर्य प्रशासन को जानने में सहायता मिलती है। इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, इनसे भी हमें मौर्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। आज हम इसी मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम मौर्य प्रशासन को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन और दूसरा है अशोक का प्रशासन। सामान्यतः देखा जाए तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इससे प्रशासन में कुछ इकाइयों का निर्धारण किया गया था। इन प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से केंद्र से लेकर ग्राम स्तर तक प्रशासन का संचालन किया जाता था। स्थानीय स्तर पर अधिकारी होता था और अधिकारी अपने सहयोगियों के माध्यम से इस प्रशासन को संचालित करता था। यदि हम देखें तो मौर्य शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण में और पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक एक विस्तृत क्षेत्र पर उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। अशोक ने कलिंग विजय के माध्यम से इस साम्राज्य का विस्तार किया था। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। तो सुविधा की दृष्टि से यदि हम देखें तो संपूर्ण जो मौर्य साम्राज्य है, इसे मौर्य शासकों ने सुविधा की दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये 4 प्रांतों में बटा हुआ था और अशोक के समय चूंकि कलिंग विजित कर लिया गया था तो ये 5 प्रांतों में बटा हुआ था। आपके इस पे दिखाई दे रहा है। प्रांतीय शासन के अंतर्गत इसको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य था, इस मौर्य साम्राज्य को केंद्र, जिसमें राजा सर्वोपरि होता था, उसके पश्चात जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो प्रांत होते थे और संपूर्ण साम्राज्य को इन 5 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तरापथ, जिसमें उत्तर पश्चिम के क्षेत्र शामिल थे, जिसमें हम कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं। और इस उत्तरापथ की राजधानी बनाई गई थी तक्षशिला। इसी तरह हम देखें मध्य देश, जिसमें जो मध्य के क्षेत्र हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, बंगाल, बिहार का क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, जिसे
केंद्रीय शासन हम मान सकते हैं कि जहाँ से राजा संपूर्ण साम्राज्य का संचालन करता था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस मध्य देश को प्राची के नाम से भी जाना जाता था। ये साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण प्रांत था। और तीसरा महत्वपूर्ण जो प्रांत माना जाता है वो अवंती को माना जाता है। अवंती जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गुजरात की तरफ, जिसे हम अभी देख सकते हैं, काठियावाड़, गुजरात, मालवा और राजस्थान का जो क्षेत्र है वो किसी समय मौर्य शासकों के समय अवंती प्रांत के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी रखी थी मौर्य शासकों ने उज्जैनी। इसी तरह दक्षिणापथ, विंध्याचल से दक्षिण का जो भाग था वो सारा क्षेत्र दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था और इसे मौर्य शासकों ने अपने चौथे महत्वपूर्ण प्रांत के रूप में स्थापित किया था। इसकी राजधानी बनाई थी सुवर्णगिरी। अशोक ने जब कलिंग विजय की तो ये पांचवा प्रांत मौर्य साम्राज्य में शामिल हुआ और इसकी राजधानी रखी उन्होंने तोसली। प्रारंभ के जो 4 प्रांत थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी हमें दिखाई देते हैं और अशोक के समय कलिंग के शामिल हो जाने से इन प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। चूँकि इनका जो शासन संचालन होता था वो राष्ट्रीय गवर्नर के माध्यम से होता था, जिससे ज़्यादातर राज परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। इसके माध्यम से प्रशासन को चलाया जाता था। सर्वप्रथम हम देखें तो मौर्य साम्राज्य, जिसमें केंद्र में राजा सर्वोपरि होता था। राजा अपनी मंत्री या मंत्री परिषद के सहयोग से शासन को संचालित करता था। इसमें 2 तरह के अधिकारी होते थे, एक प्रथम श्रेणी के जिसे हम मंत्री या मंत्री परिषद के रूप में देखते हैं और दूसरे होते थे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी जिसे हम अध्यक्ष या 18 तीर्थों के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय शासन का संचालन राजा करता था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी जो वंशानुगत थी। राजा के पश्चात उसका पुत्र या ज्येष्ठ अधिकारी इसका उत्तराधिकारी होता था। इस तरह से राजतंत्रात्मक और वंशानुगत प्रथा मौर्य शासकों के समय प्रचलित थी। कौटिल्य ने राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत बताए हैं, राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोश, दंड, सेना और मित्र, इसे मौर्य शासकों ने महत्व दिया है और इसके आधार पर, इस सप्तांग सिद्धांत के आधार पर, इन 7 अंगों के आधार पर केंद्रीय प्रशासन को संचालित किया जाता था। जैसा कि अभी मैंने बताया कि संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को कुछ प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, जिससे केंद्र में राजा सर्वोपरि, उसके बाद प्रांत होते थे, उसके बाद जनपद होते थे। जनपद का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता होता था। समाहर्ता को ऐसे अधिकारी के रूप में भी हम जानते हैं जो संपूर्ण राज्य के कर एकत्र करने का कार्य भी करता था। जनपद के पश्चात जो अगली महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है वो 800 गांवों का एक समूह होता था, जिसे कि स्थानीय कहा जाता था और इसका प्रमुख अधिकारी स्थानिक होता था। स्थानीय के पश्चात जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है वो होती थी द्रोणमुख, जो 400 गांवों का एक समूह होता था। द्रोणमुख के पश्चात प्रशासन का विभाजन खावटिक नामक प्रशासनिक इकाई में था, जो 200 गांवों का एक समूह था और इसके पश्चात 100 गांवों के समूह की एक इकाई होती थी संग्रहण और अंत में होता था गांव, जिसका प्रमुख होता था ग्रामिक या ग्रामणी। इस तरह से हम देखें तो ऊपर से लेकर नीचे के स्तर तक प्रशासन का कुछ इकाइयों में विभाजन किया गया था। गांव आपस में मिलकर जब 100 गांव मिलते थे तो वो संग्रहण होते थे, ऐसे जब 200 गांव मिलते थे तो वो खावटिक होता था और ऐसे जब 400 गांव मिलते थे तो वो द्रोणमुख होता था और ऐसे ही 800 गांव जब मिल जाते थे तो वो स्थानीय हो जाता था और ऊपर के स्तर पर जनपद, प्रांत और केंद्र होता था। इस तरह से संपूर्ण साम्राज्य को इन प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर मौर्य शासकों ने स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रशासन का विकेंद्रीकरण करके शासन का संचालन किया है। इसी तरह मौर्य शासकों के समय नगर को भी प्रमुख स्थान दिया गया था। नगर का प्रमुख जो होता था नगराध्यक्ष या नागरक नामक अधिकारी होता था और ये कहा जाता है कि नगरों के माध्यम से भी मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता था। अब हम चर्चा करें केंद्र की, तो केंद्र में राजा सर्वोपरि होता था। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन, कौटिल्य के अनुसार मौर्य शासक जो शासन व्यवस्था थी वो इस आधार पर संचालित होती थी। राजा स्वेच्छाचारी या निरंकुश नहीं होता था, उस पर धर्म का और चाणक्य का
नियंत्रण होता था और इनके प्रभाव से वह अपने प्रशासन को संचालित करता था। महत्वपूर्ण कार्य ये था कि राजा के जो दैनिक कार्य होते थे इसके लिए और जो गुप्त कार्य होते थे उसके लिए अलग अलग अधिकारी की व्यवस्था होती थी। राजा अपने मंत्री परिषद और मंत्रीन के सहयोग से प्रशासन को संचालित करता था। मंत्रीन जो दैनिक कार्यों को देखते थे उनको 48,000 पन मिलते थे और जो गुप्त कार्यों को देखते थे मंत्री परिषद उनको 12,000 पन मिलते थे। इसकी बैठकें गुप्त होती थी और राजा इनके निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। इनमें मंत्री परिषद में लगभग 12 से लेकर 20 मंत्री होते थे और जो उसके अमात्य मंडल होते थे जिनकी सहायता से वो अपने दैनिक कार्यों को करता था, जिसमें हम मंत्री, पुरोहित, समाहर्ता, सन्निदाता जो राजकोष का मुख्य अधिकारी होता था, सेनापति होता था, युवराज होता था और फौजदारी व्यवस्था का जो मुख्य न्यायाधीश होता था, प्रदेशचा, नायक जो सेना का प्रमुख होता था, व्यवहारिक जो दीवानी न्यायाधीश होता था, मंत्री परिषदाध्यक्ष होता था, दंडपाल जो पुलिस के कार्यों को देखता था, दुर्गपाल होता था, नगर का प्रमुख नागरिक होता था, राजकीय आज्ञाओं का पालन कराने वाला प्रशासक होता था, द्वारिक जो राजदरबार में नियमों का पालन करवाता था, आंतरवर्षिक जो अंगरक्षकों का प्रदान होता था, अंतपाल जो सीमाओं की रक्षा का कार्य करता था और अंत में होता था आठवीं जो जंगल से संबंधित नियमों की पालना करवाता था। इनके सहयोग से राजा अपने प्रशासन को संचालित करता था। मंत्रीन और मंत्री परिषद प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी जिसके बारे में अभी मैंने कहा कि 18 अधिकारी होते थे जिन्हें 18 तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। स्टेबो इन्हें मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। इन्हें हम लक्षणाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष अलग अलग रूपों में देखते हैं कि ये अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि होते थे और संबंधित कार्यों को आसानी से ये करते थे। अर्थशास्त्र में इनकी संख्या 26 तक बताई गई है। इससे से हम देखें तो केंद्र में राजा अपने मंत्री परिषद और इन अध्यक्षों की सहायता से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता था। प्रांत में जो कि 5 भागों में बटे हुए थे, गवर्नर या कुमारामात्य जो राज परिवार का ही सदस्य होता था, इसके माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। प्रांतों का विभाजन नगरों के रूप में भी हम देख सकते हैं कि मौर्य काल में नगरों को भी प्रमुख स्थान मिला हुआ था। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति के माध्यम से चलाया जाता था जो 6 समितियों में बटी हुई थी। इस 6 समितियों में हम देखें तो उद्योग धंधों से संबंधित शिल्प कला समिति है, वाणिज्य व्यवसाय से संबंधित समिति है, विदेश समिति है जो विदेशियों की देखरेख का काम करती थी। इसी तरह जनसंख्या या जनगणना समिति है जो जन्म मृत्यु का निर्धारण करती थी कि जनसंख्या कितनी है, जनगणना का काम करती थी। इसी तरह बिक्री कर समिति थी, मापतोल की समिति थी जिसे वस्तु निरीक्षक समिति भी कहा जाता है। तो इन 6 समितियों के माध्यम से जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, इस 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जो नगर के प्रशासन को नागरिक के सहयोग से संचालित करता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम शासन होता था जिसका प्रमुख ग्रामिक या ग्रामणी होता था और ग्राम भोजक की सहायता से ये प्रशासन का संचालन करता था। इस तरह से संपूर्ण प्रशासन को कुछ इकाइयों में बांटकर शासन किया जाता था। इसके पश्चात न्याय व्यवस्था की यदि हम चर्चा करें तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था को जो धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन के आधार पर निर्धारित होती थी, इसमें हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था इतनी सम्मानीय थी कि जो भी व्यक्ति होते थे वो न्याय स्वीकार करते थे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय बताए गए हैं, एक तो धर्मस्थयी न्यायालय और दूसरे होते हैं कंटक शोधन न्यायालय। ध्यान दीजिए, जो दीवानी न्यायालय हैं उन्हें हम धर्म स्थायी न्यायालय कहते हैं और जो फौजदारी न्यायालय हैं उन्हें हम कंटक शोधन न्यायालय कहते हैं। दीवानी न्यायालय जो व्यक्तियों के आपस में विवाद होते थे, इन विवादों का निपटारा करते थे और राज्य और व्यक्ति के मध्य जो विवाद होते थे उनका निपटारा कंटक शोधन न्यायालयों में किया जाता था।
इनके न्यायाधीश अलग अलग नामों से संबंधित होते थे। धर्म स्थायी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था, जो अमात्य के सहयोग से न्याय का कार्य करता था। कंटक शोधन न्यायालय जो फौजदारी न्यायालय होते थे, इसका प्रमुख प्रतिष्ठा होता था और इसकी सहायता के लिए भी अमात्य नियुक्त किए जाते थे। केंद्र में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और इसके न्याय के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। इसी तरह सैन्य व्यवस्था की यदि हम बात करें तो ये कहा जाता है कि मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को सेना के सहयोग से ही पूरा किया। सेना मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती थी। ये कहा जाता है कि लगभग 6,90,000 की सेना चंद्रगुप्त मौर्य की थी और इसमें लगभग 6 लाख तो पैदल सैनिक ही थे। बाकी हाथी सेना, अश्व सेना और रथ सेना, नौसेना, इन इकाइयों में ये सेना बची हुई थी। यातायात सेना थी जिसके माध्यम से सेना का संचालन किया जाता था। सेना के संगठन हेतु पृथक से न्याय विभाग था जो 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। 5 सदस्य होते थे इन समितियों के और इस तरह से हम देखें तो इन 6 समितियों के माध्यम से 6 विभागों के माध्यम से सेना का संचालन किया जाता था। इसी तरह हम देखें तो गुप्त काल में मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था। गुप्तचर व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी कि इन गुप्तचरों को भी 2 तरह से हम देखते हैं। एक संस्था जो स्थायी रूप से एक स्थान पर बसते थे, गुप्तचरी का काम करते थे और राजा की जासूसी का कार्य करके मौर्य प्रशासन को मजबूती प्रदान करते थे, जिन्हें संस्था कहा जाता था। दूसरे तरह के गुप्तचर होते थे संचारा, जो घूम घूम कर गुप्तचरी का काम करते थे। संस्था जो होते थे स्थायी रूप से जो रहते थे उनको हम कापटिक, तापस, वैदेहिक इन रूपों में देख सकते हैं। और संचारा जो होते थे घूम घूम कर जो गुप्तचरी का कार्य करते थे। इन गुप्तचरों के माध्यम से ही मौर्य शासकों ने अपने शत्रुओं का संहार किया था। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसीयर तथा स्ट्रेबो ने इनको इंस्पेक्टर कहकर संबोधित किया है। मौर्य काल के इन गुप्तचरों के ऊपर एक अधिकारी होता था जिसे महामात्यापसर कहा गया है। इस तरह से हम देखें तो मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी संगठित थी। राजनीतिक एकीकरण इस प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से ही स्थापित हुआ था। मौर्य कालीन यदि आर्थिक जीवन की हम बात करें तो मौर्य काल में अर्थव्यवस्था को हम कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित देख सकते हैं, जिसे कि वार्ता कहा जाता था। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य के माध्यम से मौर्यकालीन लोग अपना जीवन यापन करते थे। वार्ता के माध्यम से वो जीविकोपार्जन करते थे। भूमि कर आय का प्रमुख स्रोत था। ये भूमि का 1/6 से 1/4 भाग होता था। भूमि को 2 भागों में बांटा गया था। एक ऐसी भूमि जो सीधा राजा के नियंत्रण में होती थी, जिसे सीता कहा जाता था, और एक ऐसी भूमि जो किसानों के स्वामित्व में होती थी, जिसे भाग कहा जाता था। 1/6 से 1/4 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। इसके अलावा सेतु कर, जो कि फल फूल कंदमूल के रूप में वसूल किया जाता था, वन कर, पशु कर, सीमा शुल्क कर, धर्म स्थलों पर लगने वाला शुल्क, जुर्माना आदि, इनसे भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। इसी तरह आयात कर, जिसको प्रवेश्य कहा जाता था, जो लगभग 20% तक लगता था, और दूसरा निर्यात कर, जिसे निष्क्राम्य कहा जाता था। इसी तरह प्रणय, जो आपातकालीन कर होता था, सेतुबंध, जो सिंचाई पर लगता था, जिसे सिंचाई कर कहा जाता है। इसी तरह विष्टि, जो निःशुल्क बेगार आदि के रूप में लिया जाता था। हिरण्य, जो कर वसूली का नगद रूप था, तथा जुर्माना आदि, जिनसे कि मौर्य काल में आय प्राप्त होती थी। इस तरह से हम देखें तो आय प्राप्ति के अनेक स्रोत थे, जिनके माध्यम से राज्य को आय प्राप्त होती थी। इसी तरह हम देखें राष्ट्र, जिसे वणिक कर, नाव व पतन कर के रूप में देख सकते हैं। चरागाहों व सड़क पर भी कर लगता था। इन सब से भी राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसी तरह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्रस्ट, अक्रस्ट, स्थल
आदेव मात्रक आदि भूमियों का उल्लेख किया है। सीताध्यक्ष जो भूमि का अधिकारी होता था उसे कहा जाता है कृषि अधिकारी। मुद्रा का जो अधिकारी होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। इनके माध्यम से भू राजस्व निर्धारित होता था, देखरेख होती थी कृषि की। और इसी तरह हम देखें तो समाहर्ता कर की वसूली करता था। सुवर्ण, कार्षापर्ण, पर्ण या धरण ये चांदी की मुद्राएं होती थी। माशक, काकणी ये तांबे की मुद्राएं होती थी जो मौर्य काल में प्रचलित थी। इसी तरह हम देखें तो मौर्य काल में विदेश व्यापार भी प्रचलित था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचलित था जो रोम, सीरिया, फारस, मिस्र और अन्य पश्चिमी देशों के साथ किया जाता था। मौर्यकालीन 2 बंदरगाहों की यदि हम बात करें तो पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति और पश्चिम भारत में भृगुकश 2 प्रमुख बंदरगाह थे। इस तरह से हम देखें तो मौर्य काल में आर्थिक जीवन भी सुदृढ़ अवस्था में था। सामाजिक जीवन की यदि हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जाति प्रथा जटिल थी, अंतर्जातीय विवाह प्रचलित थे, विवाह के अनेक नियम थे, विवाह विच्छेद की व्यवस्था थी। इसी तरह हम देखें तो स्त्रियों की दशा पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी थी। दास प्रथा भी विद्यमान थी और समाज में उन्हें सम्मानीय स्थान मिला हुआ था। शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का ही प्रचलन था। खान पान में नैतिक जीवन स्तर ऊंचा था। मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में भारतीयों के बारे में जो उल्लेख किया है उससे भी हमें भारतीयों के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। धार्मिक जीवन की यदि हम बात करें तो वैदिक धर्म के साथ साथ अन्य जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है तथा समकालीन जो अन्य धर्म है उन सभी की हमें अच्छी स्थिति भारत में दिखाई देती है। मेगस्थनीज जो 305 ईसा पूर्व भारत में आया था उसने भी अपने इंडिका के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया है। उसने बताया है कि भारत में लगभग 7 जातियां विद्यमान थी जिसमें ब्राह्मण, कृषक, आखेटक, व्यापारी, मंत्री, निरीक्षक ये सभी लोग थे। इसी तरह हम देखें तो मेगस्थनीज ने अपने विवरण में राजधानी पाटलिपुत्र का भी विस्तार से वर्णन किया है।